हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी ईगल। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ IBPS SO लॉ ऑफिसर के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहूँगी। मेरे पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ एनालिसिस करके बताया था कि जिनके भी मार्क्स 45 या उससे ऊपर आ रहे हैं उन्हें डेफिनेटली अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो कल ही मुझे 2 ईमेल्स आए हैं और उसमें स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज़ की है कि आपने किस बेसिस पे ये प्रेडिक्ट किया। देखिए, मैंने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि मैं कोई श्योर शॉट प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, उस वीडियो में भी बताया कि IBPS SO में जो भी ओवरऑल कट ऑफ्स आते हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग होते हैं। जैसा कि मैंने उस चार्ट में आपको बताया था कि एक बार कट ऑफ 47 भी गई है और उसके अगले ही साल 42 में भी गई है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो एक लमसम था, एक अप्रॉक्स वैल्यू मैंने बताई कि अगर आपका 45 या उसके ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैंने वीडियो के अंत में आपको यह भी सजेस्ट किया था कि अगर आप श्योर हैं या नहीं है कि आपका प्रीलिम्स हो गया या नहीं, फिर भी आप तैयारी के साथ शुरुआत करें क्योंकि वो पढ़ाई आपको बाकी के आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, उसमें आपको हेल्प करेगी। तो मैंने पूरे वीडियो में ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि आपको तैयारी नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने आपको ये मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आपका प्रीलिम्स हो या ना हो, आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है ताकि वो आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम में भी हेल्प करे और वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए, इस क्लैरिफिकेशन के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे मेंस प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली बात ये कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो अगर आपने शुरुआत सही कर दी है तो इसका मतलब आपका 50% काम तो वही हो गया। अब हम मेंस की तैयारी में ये शुरुआत सही तरीके से कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने टारगेट को समझना होगा। आपने अगर आपका टारगेट नहीं समझा है सही से, यानी कि आपने अपने सिलेबस को नहीं समझा है और आपके सामने जो टाइम फ्रेम है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर आपने नहीं समझा है तो फिर आपकी तैयारी पक्की नहीं होगी एंड समवे यू आर गोइंग टू लूज इन द मीन्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ योर सिलेबस एंड यू शुड प्लान थिंग्स मेटिकुलसली इन द गिवन टाइम। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय भी नहीं है। ये एक ऐसा समय है, 30 डेज़ का टाइम अगर हम लेकर चलते हैं, आप आराम से इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें टच कर सकेंगे और उनकी अच्छे से रिविज़न भी कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी वीकनेस पता है तो आपको ये भी पता चल जाए कि आपको काम किस टॉपिक्स पे करना है या किन सब्जेक्ट्स पे करना है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और ग्रेजुअली आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मेंस में और कौन से नहीं करने हैं। अगर आपके वीक एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप श्योर नहीं हैं तो आपको पहले से समझ आएगी बात कि आपको वो क्वेश्चंस टच नहीं करने हैं, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बिकॉज इवन इन द मेंस देयर इज़ 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो a good and thorough analysis of your strong areas and weak areas is going to be really helpful for you. तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, नो योर एग्ज़ाम। यू नीड टू नो कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, पर किसको कितना पढ़ना है, कौन से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ सरप्राइज एलिमेंट पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। ये सब आपको देखना होगा और तभी आप एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ये 3 चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन स्मूथ भी हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर के। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ाई भी की और आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। ये तभी होता है जब हम एनालिसिस नहीं करते हैं। तो एनालाइज करते चलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को एंड यू आर गुड टू गो। द फोर्थ एंड द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली, आपने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दे दिए,
लेकिन आपको भी पता नहीं है कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, तो फिर ये बात गड़बड़ हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है। यू शुड हैव अ मैकेनिज्म वेर इन यू आर गोइंग टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। और ये कैसे संभव है? आपको मॉक टेस्ट लेने हैं। अब यहाँ एक बात ये है कि कई बच्चे मॉक टेस्ट से इसलिए थोड़ा पीछे भागते हैं कि हमने मॉक टेस्ट दिया और उसमें नंबर अच्छे नहीं आए एंड दे गेट डिमोटिवेटेड। तो ये ऐसा ना करें। आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ें और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के तुरंत बाद आप मॉक ना दें, क्योंकि अभी वो आपके दिमाग में फ्रेश है। अगर कोई सब्जेक्ट आपने आज फिनिश किया है, वेट फॉर 2-3 days एंड देन गिव द मॉक फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इससे आपको आपके रिटेंशन पावर के बारे में पता चलेगा कि आप कितना डेटा, कितना फैक्ट रिटेन कर पाते हैं और कहाँ कहाँ आप थोड़ा सा पीछे हैं, उस पर आप फिर वर्क कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट के नंबर से आप डीमोटिवेट ना हो। आप ग्रेजुअली देखेंगे, जब आप कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालेंगे, what you're going to see is there will be a great improvement in your mock test marks। और ये हर एग्ज़ाम में होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, अगर आपने सही से तैयारी की है और अगर आप रेगुलर हैं मॉक टेस्ट को देने में और उसके एनालिसिस से क्लू भी लेते हैं कि ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड दीज आर द मिस्टेक्स आई एम डूइंग, सो नेक्स्ट टाइम आई नीड टू बी केयरफुल इन दीज एरियाज। तो आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी अगर 10 मॉक टेस्ट लेता है, सो डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको अपने पहले मॉक टेस्ट से लेकर के 10वें मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है उसमें आपको ग्रेट इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कंडीशन केवल इतनी है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ और आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा। 5वीं इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू रिवाइज। आप काफ़ी कुछ पढ़ते जा रहे हैं, आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लेते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपने अपने स्टडी रिसोर्सेज को भी डाइवर्सिफाई कर लिया है, पर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ये हो गई बहुत बड़ी गलती। तो रिवीजन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे मैं जब सिलेबस डिस्कस करूँगी तो आप देखेंगे कि सिलेबस जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा है और आपको कई सारे सब्जेक्ट्स को टच करना है। ऐसे में अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं या कहीं भी चूक जाते हैं रिवीजन में, तो ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। हाँ, अगर आप रिवाइज करते रहते हैं तो आप कई सारे फैक्ट्स को और कई सारे सब्जेक्ट मैटर्स को रिटेन कर पाएंगे। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट ये दोनों आपके दिमाग में बहुत क्लियर कट इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि कब कब आपको रिवीजन करना है और कब कब आपको मॉक टेस्ट देने हैं और कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट एरिया के बारे में मॉक टेस्ट दिया और कहाँ आप पीछे रह गए। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस से जब क्वेश्चन आते हो तो आप वो नहीं कर पाते हैं या आप वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की वजह से गलत आंसर टिक कर देते हैं। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए और ये आप इसमें जितना समय देंगे ये आपके स्कोर्स को उतना इम्प्रूव करेगा। अब आइए देखते हैं सिलेबस को। सो दिस इज़ द सिलेबस एंड ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि अभी जो नए लॉज आएंगे या फिर कुछ नए अमेंडमेंट्स आएंगे उस पर भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एम श्योर इसमें से कई सारे सब्जेक्ट आपने अपने LLB के कोर्स में पढ़ रखे हैं, सो यू आर फेमिलियर विद दोज। आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे या उनके बारे में आपको काफ़ी कम जानकारी होगी, जैसे कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम हो गया, या फिर आपने IBC के बारे में काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में आपने काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा होगा, आप सुपरफिशियली जानते होंगे। तो इन सारी चीज़ों को जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, पहले आप उन्हें टच करें और उनके बारे में एक थॉरो नॉलेज लेने की कोशिश करें। एंड देन यू शुड मूव ऑन टू दो सब्जेक्ट्स विथ विच यू आर लिटिल मोर फेमिलियर। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना एक शेड्यूल बना लें जहां आप एक दिन अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लेंगे और एक दिन थोड़े से वीकर सब्जेक्ट को लेंगे। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा, आपके प्रिपरेशन में एक बैलेंस होगा और आप हर तरह के सब्जेक्ट को डील कर पाएंगे, उससे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे एग्जाम रूम में। So I'm sure you have taken the screenshot. Now the next important thing is
हाउ टू स्टडी, रिसोर्सेज क्या है, हम कहाँ से पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ ये है कि बेयर एक्ट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। यू जस्ट नीड टू बी फ्रेंड्स विद योर बेयर एक्ट एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि अगर आपने बेयर एक्ट को समझ लिया है तो इससे आपके दो काम होंगे। सबसे पहली बात कि आप जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिक्यूनरी लिमिट्स पूछी जाती हैं या फिर नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और बेयर एक्ट पढ़ने से ये होगा कि आपका कोई भी टॉपिक उसमें से छूटेगा नहीं, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द बेयर एक्ट ओनली। तो अगर आपने बेयर एक्ट की अच्छी रीडिंग कर रखी है तो समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस कर लिया है। बेयर एक्ट को आप जितनी बार पढ़ें उतना कम है। आराम से आप एक दिन में 2 से 3 घंटे एक बेयर एक्ट को दें और उसे फिर रिवाइज, उसे जब आपने पढ़ लिया है उसके बाद बंद करके एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने क्या क्या पढ़ा रफली, कि दिस वॉज द बेयर एक्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू टुडे एंड दीज आर द कंसेप्ट्स जो मैंने समझे हैं, या ये वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैंने आज देखे हैं। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिवाइजिंग योर बेयर एक्ट कि आपने पढ़ा और उसके बाद जब आपने बेयर एक्ट क्लोज की तो आपने फिर रिकॉल करने की कोशिश की। डू गिव इट अ ट्राई। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि रीड सिलेक्टिवली फ्रॉम द बुक्स ऑफ योर LLB कोर्स, या फिर LLB के दौरान आपने जो नोट्स बनाए होंगे, आई एम श्योर आपके पास होंगे, आपको उनमें से सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं या एक अच्छी किताब है, आप देखें कि पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करें और देखें कि किन एरियाज से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, उन्हें डेफिनेटली पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपके पास अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दैट नोट्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके LLB के कोर्स बुक्स हैं या नोट्स हैं, उन्हीं को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके कंसेप्ट्स भी ब्रश अप हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अंडरस्टैंड द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ एवरी एक्ट। अभी जैसे मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि ये सारे एक्ट्स आपके सिलेबस में हैं। अब अगर आप ये समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ द जुरिस्प्रूडेंस बिहाइंड दैट एक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न दैट ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, व्हाट वाज द नीड फॉर इट, अगर आप इसका क्रक्स समझ जाते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए उस सब्जेक्ट को भी समझना, उस पर्टिकुलर लॉ को भी समझना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ एवरी एक्ट, जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि आप अगर कोई लॉ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। नंबर 4 इज़ यू नीड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। जब भी आप अपना बेयर एक्ट लेके बैठे या फिर अगर आप अपने कोर्स की बुक्स भी पढ़ रहे हैं जिनसे कि आप रिविजन कर रहे हैं, प्लीज़ हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इससे ये होगा कि अगली बार जब आप उस बेयर एक्ट को खोलेंगे या बुक को खोलेंगे या नोट्स को खोलेंगे तो आपकी नज़र केवल वहीं जाएगी, उन्हीं पोर्शंस पे जाएगी जिन्हें आपने हाईलाइट कर रखा है। इससे आपका समय तो बचेगा ही साथ वो जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं वो आपकी नज़रों के सामने बार बार आएंगे, जिससे कि आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि मेजर योर प्रोग्रेस। आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने कई सीनियर्स से बात कर ली, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए, आपने बहुत सारी बुक्स भी इकट्ठी कर ली और आपने पढ़ भी लिया, पर आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि आप खड़े कहाँ हैं कंपटीशन में, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। सो प्लीज़ मेजर योर प्रोग्रेस। और ये आप कैसे कर पाएंगे? मॉक टेस्ट दे करके। देखिए, मॉक टेस्ट ना केवल आपके स्टडी के डेप्थ को एनालाइज करते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि आप 60 क्वेश्चंस को क्या आप अपने गिवन टाइम फ्रेम में कर पा रहे हैं या नहीं। आपकी स्पीड का भी पता चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक सही ऑप्शन को टिक करके आना है। तो आपकी यहाँ पे रीडिंग स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपको प्रैक्टिस में भी काफ़ी हेल्प करेगी। सो प्लीज़ मेजर योर प्रोग्रेस विद हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट दैट आर अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट ये कि स्पेस योर मॉक टेस्ट। ऐसा ना हो कि आप पहले 2 हफ्ते केवल पढ़ाई कर रहे हैं और आखिरी के 2 हफ्ते फिर आप केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा ना करें। इससे होगा ये कि आपने कोई सब्जेक्ट आज पढ़ा और उसका मॉक टेस्ट आप हड़बड़ी में कल दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, आपको सेक्शंस याद रहेंगे, प्रोविजंस याद रहेंगे। ऐसा ना करें। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट
देना है आपको, तो पहले आप सब्जेक्ट को पढ़ें, 1-2 दिन टाइम लें, उसका रिविजन भी करें एंड देन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। इससे ये पता चलेगा कि आप जो 3-4 दिन पहले पढ़ते हैं आप उसे कितना रिटेन कर पाते हैं। सो अ गुड स्पेस बिटवीन योर मॉक टेस्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ये गुड स्पेस क्या होगा, ये आपकी तैयारी के लेवल पर डिपेंड करता है। आप किन सब्जेक्ट्स में वीक हैं, किन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं, इस पर डिपेंड करता है। साथ ही आप कितना टाइम डेडिकेट कर पाते हैं अपनी पढ़ाई को, उस पर डिपेंड करता है। सो दिस यू नीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट पॉइंट ये, रिवाइज 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 एंड रिवाइज वन मोर टाइम। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपने अगर बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपका रिवीजन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार बच्चे फैक्ट्स एंड डेटा को मिक्स अप कर देते हैं या ऑप्शंस देखने के बाद एग्ज़ाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते हैं, बट देन बाकी के बच्चे 2 ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समवेयर दे आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑन रिविजन। सो डोंट लेट दिस हैपन टू योर सेल्फ। एक अच्छा रिविजन प्लान आपको हेल्प करता है कि आप इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना करें जहाँ आप 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए और आपने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया। तो ऐसा ना होने दें, और ये तभी संभव है जब आप एक अच्छा रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। और ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी, बिकॉज़ आपको बेहतर पता है कि आप अपने मॉक टेस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस करते आए हैं। आपके एलएलबी के टाइम से कौन से आपके सब्जेक्ट एरियाज़ वीक रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट एरियाज स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसके बेसिस पे अपने रिवीजन को प्लान करें, शेड्यूल करें। और यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोज़ लेकर आऊँ, please like this video and please subscribe to my channel, because this motivates me to bring more of such videos for you. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। I'll be more than happy to answer your queries. And please begin with your preparations. ये ना सोचे कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है, this is going to help you or in other exams. So please begin with your preparations, and if you have any queries, feel free to write in the comment section below. Thank you so much.